हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स लाप्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देखा था और उसका पूरा चैप्टर हमने कवर किया। यदि आपने अभी तक उन चैप्टर्स को, उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 जो कि मैट्रिसेस चैप्टर है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डेफिनेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। यदि हम उस डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में रीअरेंज कर दें तो वो जो अरेंजमेंट होगा, वो जो व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। हिंदी में हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है बात। क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास दो वर्किंग प्लेस है। शॉप मान लेते हैं, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3। ठीक है, 3 वर्किंग प्लेसेस है और वहां पास कुछ वर्कर काम करते हैं। वर्कर या तो मैन हो सकते हैं या वुमेन्स हो सकती हैं। ठीक है, अब यदि मान के चलता हूं मैं कि शॉप 1 में 5 मैन काम कर रहे हैं और 6 वुमेन्स काम कर रही हैं। सेकेंड शॉप में 3 मैन काम कर रहे हैं और 2 वुमेन्स काम कर रही हैं। और तीसरे शॉप में 10 मैन काम कर रहे हैं और 8 वुमेन्स काम कर रही हैं। ठीक है बात। सॉरी। तो ये जो हमने रो में शॉप को रखा हुआ है और कॉलम में मैन या वुमेन्स को रखा हुआ है, इस तरह के अगर हम एक टेबल बना दे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको अरेंज कर दें, तो ये जो अरेंजमेंट बना इसी को हम कह रहे हैं मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जो शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3 है, ये एक्चुअल में क्या कहलाती है? ये कहलाती है रो 1, रो 2 एंड रो 3। ये जो हॉरिजॉन्टल्स हैं, है ना, क्षैतिज हैं, इन क्षैतिज रेखाओं को हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ठीक है बात। और ये जो वर्टिकल दिए हुए हैं, हमको वर्टिकल दिए हुए हैं, ये जो वर्टिकल हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर हैं, इनको हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहलाते हैं? ये स्तंभ कहलाते हैं, या इंग्लिश में हम इनको कॉलम कहते हैं। ये हो गया कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2। ठीक है बात। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था, इस प्रकार का जो रीअरेंजमेंट है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट 5, 3, 10, 6 to 8, इसको हम हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। और कैसे? कैपिटल अल्फाबेट्स का, कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। ठीक है बात। तो क्या क्या समझ में आया? एक हमारे पास रीअरेंजमेंट है, एक रिप्रेजेंटेशन है किनका? होमोजीनियस डेटा का, एक प्रकार के डेटा का। और किस टाइप से? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर मीन्स जिसमें रो होंगी और कॉलम्स होंगे। ठीक है, उन रो और कॉलम्स का जो बंद आकृति, जो अपना स्क्वायर ब्रेसेस होता है, उसके अंदर यदि हम उनको रख दें तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम आव्यूह या मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास मैट्रिक्स का एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि से क्या मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स में, किसी आव्यूह में कितनी रोज हैं,
रो 1, रो 2, रो 3, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इनके नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और इसको हम लिखते कैसे हैं, मान लीजिए यहां पास कितनी है, 1 2 3 रो है, तो हम इसको लिखेंगे 3, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 3/2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा m इंटू n के रूप में लिखा जाता है, जहां m नंबर ऑफ रो होती है, पंक्तियों की संख्या होती है, और n जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। नंबर ऑफ कॉलम मीन्स स्तंभों की संख्या। ठीक है बात। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें जो पहला नंबर होगा वो होगा मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, और जो बाद वाला नंबर होगा वो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है, तो m से, या जो फर्स्ट वाला स्क्रिप्ट है उससे हम रो को, और जो बाद में है उससे हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। ना इसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, ये जो यहां पास 5 6 3 2 10 8 दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अवयव कहते हैं, अवयव। ठीक है, एंट्रीज भी कहते हैं हम, वैसे अवयव कहते हैं। ठीक है, तो अवयव में अवयवों की संख्या कौन निर्धारित करेगा, कितने होंगे अवयवों की संख्या। तो ये जो निर्धारण होता है, ये भी निर्धारण होता है आपके ऑर्डर से। जितनी नंबर ऑफ रो है, जितने नंबर ऑफ कॉलम है, उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही जो नंबर निकल के आएगा उसी को हम कहते हैं अवयवों की संख्या, मींस m इंटू n। ठीक है, जैसे इस वाले मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में देखो, यहां पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, 3 दूनी 6, और आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ मैट्रिक्स की कहानी। क्या होता है मैट्रिक्स, आपके पास यदि कुछ डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को यदि हम रो एंड कॉलम के फॉर्म में रीअरेंज कर पा रहे हैं तो उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अंदर लिखे गए अवयवों को या जो भी संख्या लिखी गई है उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। साथ में किसी मैट्रिक्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, अवयव की कोटि। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को ही हम अवयव की कोटि कहते हैं या मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करते, जो भी नंबर आएगा वो उतने नंबर में एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित होंगे। ठीक है बात। अब हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान के चलिए मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन दिया कि यदि मेरे पास अवयवों की संख्या मान लेते हैं मेरे पास 10 अवयव। ठीक है, तो मैं इन 10 अवयवों को कितने तरीकों से सजा सकता हूं या कितने तरीकों से लिख सकता हूं। एक बॉक्स के अंदर लिखना है, रो और कॉलम में लिखना है, कंफर्म है इतनी बात। बस हमको ये देखना है कि हम इस 10 एलिमेंट्स को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो अब देखिए, मान के चलिए मैंने इन 10 एलिमेंट्स को एक ही रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरीके से लिख दिया। तो आप मुझे बताइए, इस पूरे अरेंजमेंट में A1 नाम दे देते हैं A, इस पूरे अरेंजमेंट में रो कितनी है, रो है 1, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 1/10।
तो मेरे पास एक अरेंजमेंट ऐसा आ गया, एक मैट्रिक्स ऐसी आ गई जिसमें मैं एक रो और 10 कॉलम के रूप में 10 अवयवों को लिख सकता हूं। अब इसी में मैं एक दूसरा मैट्रिक्स देखता हूं। मैं क्या करता हूं, शुरुआत के कुछ 5 एलिमेंट्स को पहली रो में 1 2 3 4 5 और बाद के बाकी 5 एलिमेंट्स को अगली रो में पहली रो के एलिमेंट्स के नीचे 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पास मेरे पास रो 2 है और कॉलम 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो एक अरेंजमेंट ऐसा हो गया। अब क्या मैं तुमसे पूछूं कि सी हमारे पास एक तीसरा मैट्रिक्स है जिसमें मैं 3 रो बनाऊं और इन 10 एलिमेंट्स को लिखूं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए नो। हम 3 रो बना के कभी भी 10 एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि मैं 3 रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 इस टाइप से भी लिखूं तो भाई एक एलिमेंट बच जाएगा, है ना, और हमको एलिमेंट कोई भी बचाना नहीं है। तो इसलिए अब क्या मैं 4 रो बना सकता हूं? तो 4 रो भी नहीं बना सकता, तो अब मुझे बनानी पड़ेंगी 5 रोज। ठीक है, और 5 रो में कितने कॉलम? 2 कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो एक ये अरेंजमेंट हो गया जिसमें 5 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। अब एक अरेंजमेंट और बन सकता है कि मैं क्या करूं, मैं केवल एक कॉलम बनाऊं, सॉरी एक रो बनाऊं, नो सॉरी एक कॉलम बनाऊं और 10 रो बना दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां पास मैंने 10 रो बनाई और कॉलम केवल एक बनाया। ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूं। तो मेरे पास यहां केवल 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं 10 अवयवों को लिख सकता हूं। ठीक, तो अब क्या, यदि मुझे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो क्या मैं बैठ के चेक करता रहूंगा एक एक बार कि क्या बना सकता हूं क्या नहीं? तो नहीं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि हमको क्या करना है, इसके डिवाइजर्स ढूंढ दें। 10 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं? 10 का डिवाइजर 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है एंड 10 होता है। अब मैं इनकी हेल्प से 10 कैसे बना सकता हूं मल्टीप्लाई करके? तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 एंड 10 इंटू 1। तो अब मेरे पास केवल 4 ऐसे ऑप्शंस हैं, 4 ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिनसे मैं इन 10 एलिमेंट्स को लिख सकता हूं। ठीक है बात? कितने अरेंजमेंट होगा? 4। ठीक है, क्लियर है? तो अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8। तो मैं इन 8 एलिमेंट्स को कितने तरीकों से लिख सकता हूं? तो आपका आंसर होगा 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 एंड 8 इंटू 1। यहां भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे अपन चलते हैं। अभी इसी चैप्टर में हमको कुछ क्वेश्चन बोला गया है कि भाई अभी हमने स्टार्टिंग की है, तो स्टार्टिंग में हम मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक चीज समझते हैं कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता कैसे है। तो एक जनरल फॉर्म बना के देखते हैं। हमारे पास एक ए है मैट्रिक्स जो कुछ इस टाइप की दिखती है, AIJ M क्रॉस M। अब यहां क्या है, I इसकी वैल्यू M से 1 तक या 1 से M तक हो सकती है, और J जो है इसकी वैल्यू 1 से N तक हो सकती है। ठीक है, इन जनरल लिखते हैं। मैं क्या लिखता हूं, देखिए I की वैल्यू पहले 1 रखते हैं और J की वैल्यू 1 से N तक रखते हैं। तो क्या होगा, A
A11, A12, A13, A1J, ये 1J है ना, और A1N, फिर A21, A22, A23, A2J, A2N. Similarly, A31, A32, A33, यहाँ बीच में डैश है, A3J, A3N. सिमिलरली ऐसे ही चलते जाएं तो I1, I2, I3, I3 and so on, AIJ and so on, AIN. इसी प्रकार लास्ट वाली जो रो होगी AM1, AM2, AM3, AMJ, AMN. ठीक है, तो यहां पास हमने देखा इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते M रोज हैं और वर्टिकल में देखें तो हमारे पास N कॉलम्स है। ठीक है बात। तो ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया है, ये अरेंजमेंट कहलाता है जनरल मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है? जनरल मैट्रिक्स है। और जनरल मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट की खुद की एक पहचान होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2, 3 एलिमेंट कौन सा होगा? A2, 3 एलिमेंट्स। तो ये A2, 3 क्या होगा? दोवीं पंक्ति का तीसरा अवयव। मतलब अब मैंने अगर बोला कि A2, 3 कौन सा एलिमेंट है, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट होगा ये, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैंने बोला कि A32 कौन सा एलिमेंट है, तो 32 मतलब जो फर्स्ट में बोला गया है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बाद में बोला गया है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यदि बोला है 32, तो 3 मतलब थर्ड नंबर की रो, पहली, दूसरी, तीसरी रो, और सेकंड नंबर का कॉलम मतलब पहला, दूसरा कॉलम। तो ये आ गया हमारा 32 एलिमेंट। ठीक है बात। तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जैसे ऑर्डर में फर्स्ट में रो लिखी जाती है, बाद में कॉलम लिखा जाता है, उसी प्रकार एलिमेंट का जो सबस्क्रिप्ट होता है उसमें फर्स्ट नंबर रो का और सेकंड नंबर कॉलम का होता है। ठीक है बात। तो इन जनरल यदि मैं बोलूं कि AIJ, तो इसका मतलब है ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है बात। आई होप समझ में आया होगा। ये वाला एलिमेंट आपका I नंबर की रो है, J नंबर का कॉलम है। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भाई आप एक मैट्रिक्स बनाइए, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें एक A बनाओ जिसको हम 3 रो और 2 कॉलम में रखने वाले हैं। ये हो गई 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, अब बताओ इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। एलिमेंट्स 3 रो हैं तो A1 भी होगा, A2 भी होगा, A3 भी होगा। कॉलम 2 हैं तो क्या होगा? A11, A12, A21, A22, A31 एंड A32। ठीक है, हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब अगर वो ये बोलता है कि आप भाई इसके एलिमेंट्स को भी बनाओ, तो एलिमेंट्स के लिए वो एक अलग से इंफॉर्मेशन देगा, है ना। एग्जांपल चल रहा है, अलग से एक इंफॉर्मेशन देगा। मान लीजिए हमको दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2
where aij is equal to I प्लस j का स्क्वायर, ठीक है, i प्लस j का स्क्वायर। तो अब देखिए इसको हमको कंस्ट्रक्ट कैसे करना। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले a11 लेंगे, a11। अब इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए aij के फॉर्म में, तो i का वैल्यू 1 हो गया और j का वैल्यू भी 1 हो गया। तो a11 के लिए यदि मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो यहां लिखूंगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। नेक्स्ट a12, a12 के लिए 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज 9। सिमिलरली फॉर a21, तो 2 प्लस 1, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। a22 के लिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज 16। नेक्स्ट a31, 3 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 16 ऑल अगेन, और a32 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हमारे 6 एलिमेंट्स हो गए। अब हम इन 6 एलिमेंट्स को यदि मैट्रिक्स ए में अरेंज कर दे तो वही हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4 9 9 16 16 25, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स का आंसर हो गया। क्लियर है बात। तो क्या देखा हमने कि भाई अगर हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स बोलता है तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, देन उसके बाद एलिमेंट्स किस बिहेवियर को शो कर रहे हैं वो बिहेवियर हम देखेंगे, ठीक है। एक चीज और, बच्चों का कहीं क्वेश्चन रहता है कभी कभी कि आप मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। यहाँ मैट्रिक्स में सभी 6 के 6 एलिमेंट्स भी सेम हो सकते हैं, 6 के 6 डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स केवल एक रिप्रेजेंटेशन है और उसको हम किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो आप जब स्कूल में एक सिटिंग अरेंजमेंट में बैठते हो तो वो आप एक प्रकार की मैट्रिक्स ही बना रहे होते हो, ठीक है, जिसमें कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। स्कूल की प्रार्थना में खड़े होते हो तो जब आप एक पर्टिकुलर शेप में खड़े होते हो तो वहां भी आप मैट्रिक्स बना रहे होते हो, जहां पर्टिकुलर रोज होती है एंड पर्टिकुलर कॉलम्स होते होंगे। यदि आपने कभी कोई एनसीसी देखी होगी या आर्मी वालों को देखा होगा तो वो एक 3 रो में खड़े होते हैं, 3x3 की लाइन में खड़े होते हैं, तो वो पूरा एक मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, ठीक है। जहां भी आप रो कॉलम देख रहे हो वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, हमेशा रेक्टेंगुलर होना चाहिए। वो रेक्टेंगुलर मतलब शेप एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं शुरुआत में 2 रो हैं फिर लास्ट में जाके 1 रो बची, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से अगर 2 रो स्टार्ट हुए तो लास्ट कॉलम तक ही 2 रो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अब हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ टाइप्स देखेंगे जो ऑर्डर से रिलेटेड होंगे, देन उसके बाद कुछ टाइप्स देखेंगे जो एलिमेंट्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हम इसी पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली मैट्रिक्स जो होती है वो होती है रो मैट्रिक्स। सिंपल मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये ए है, हमने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 5 8, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 है, कॉलम कितने 1 2 3 4, तो ये हो गई 1/4 की मैट्रिक्स, तो ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। रो मैट्रिक्स में m की संख्या, यदि मैं इस जनरल मैट्रिक्स की बात करूं तो m की संख्या 1 होनी चाहिए, n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहली मैट्रिक्स
रो मैट्रिक्स जिसमें m की वैल्यू शुड बी 1 एंड n वॉट एवर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। और ये हमारी क्या कहलाई, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। ठीक है बात। स्तंभ आव्यूह जैसे कॉलम रो मैट्रिक्स देखिए कि एक रो है तो रो मैट्रिक्स, उसी प्रकार यदि केवल सिंगल कॉलम है और रो कितनी भी हो सकती हैं तो 1 2 5 8, ये हमारी क्या कहला गई, यहां 4 रो है लेकिन कॉलम की संख्या 1 है, तो ये हमारी कहला जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। यहां पास m कुछ भी हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू शुड बी 1। n क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, m कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो मैट्रिक्स समझ में आई, एक रो मैट्रिक्स जिसमें रो 1 होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 होगा, पंक्ति कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी मैट्रिक्स की। तीसरी मैट्रिक्स आती है, ये होती है आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बस आप इतना समझिए कि m की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे रेक्टेंगल में आपस में साइड बराबर नहीं होती ना, उसी प्रकार यहां पास भी यदि मैं 3/4 की मैट्रिक्स बना दूं तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसमें 3 रो है 4 कॉलम है। अब यहाँ एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ एलिमेंट हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अभी हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर से रिलेटेड मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमको A दी हुई है ना, यहाँ एक मैट्रिक्स दी हुई है B मान लेते हैं इसको, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि 1 4 के बराबर नहीं होता, यहाँ 4 1 के बराबर नहीं होता, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ही गिनी जाएंगी। ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड एक और मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, और ये कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कितना क्या करना है हमको, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड बराबर हो, मतलब m = n। यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसे यहां पास मैं 3/3 की एक मैट्रिक्स बना दूं और यहां मैं कुछ भी एलिमेंट्स फिल कर देता हूं, तो ये हमारी मैट्रिक्स कहला जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्या कहला जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहला जाएगी। आई होप आपको ये चारों मैट्रिक्स समझ में आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स को समझने के पहले थोड़ा सा वापस आते हैं और इस मैट्रिक्स को देखते हैं। तो देखिए, अब यहां पास हमने एक मैट्रिक्स ली है A, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। मतलब क्या होगी ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यदि इस स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो आपको इसमें एक ऐसी रो दिख रही होगी जिसमें मतलब एक ऐसी शेप दिख रहा होगा जिसमें आपको पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसी जगह होंगी जहां i जो है वो j के बराबर है। ठीक है, कहां कहां है, देखिए ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। ऐसे ही करते जाएंगे हम तो आगे हमको i मिलेगा, j मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते होंगे, इसको हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहलाता है ये, डायगोनल। इसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं, आव्यूह का विकर्ण, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। और ये डायगोनल केवल वर्ग आव्यूह में ही पाया जाता है,
ठीक है, वर्ग आव्यूह में ही ये हमको मिलेगा। ठीक है बात। ठीक, अब यदि मैं इस विकर्ण के अलावा की बात करूं, विकर्ण को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगहों में आप कहीं भी देख लो, क्या आई जे के बराबर है? मतलब जो रो की संख्या है क्या वो कॉलम की संख्या के बराबर है? तो आप देख सकते हो यहाँ पास 1 2 है, यहाँ पास 1 3 है, यहाँ आई जे है, यहाँ 1 n है। मतलब कहीं भी हमको दो संख्याएं बराबर नहीं दिख रही हैं सिवाय इस रो के या इस डायगोनल के। ठीक है बात। तो इसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण, या हम इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल। जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और दूसरी बात कि हम हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि i बराबर j नहीं है, इसका मतलब डायगोनल की बात नहीं हो रही, डायगोनल के अलावा बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ टाइप्स और पढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। जहां i बराबर j है, इसका मतलब वो डायगोनल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम फिर से चलते हैं टाइप्स में। अब जो हमारे पास टाइप आएंगे, ये टाइप्स होंगे एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला एक टाइप पढ़ते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह। ठीक है, शून्य आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है ऐसी मैट्रिक्स, ऑर्डर कुछ भी हो, वर्ग आव्यूह हो या आयताकार, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। शून्य 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 शून्य, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, बस उसके सारे के सारे अवयव कैसे हैं? शून्य शून्य शून्य। ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स ए जो कि ए आई जे टाइप की दिखती है, जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पर इसके सारे के सारे एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? शून्य होंगे। किसके लिए? फॉर ऑल आई एंड फॉर ऑल जे। आई जे की वैल्यू कुछ भी हो, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। क्लियर है बात। अब हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन में या छठवें में। तो ये क्या है? विकर्ण आव्यूह। अब यहां से जितने भी आव्यूह आएंगे वो सारे के सारे आव्यूह वर्ग आव्यूह तो होंगे ही होंगे। वर्ग आव्यूह होंगे मतलब कि उनमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ए एक डायगोनल ए एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब m क्रॉस m, या m क्रॉस m लिख दो या n क्रॉस n लिख दो, कोई वांदा नहीं है। तो a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर स्क्वायर है। ठीक है, m क्रॉस n का। तो क्या कहता है? a i j की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जबकि i जो है वो j के बराबर नहीं हो। i j के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, मान लेते हैं 3x3 की है, तो यहां पास i j के बराबर है, यहां पास i j के बराबर है, और यहां पास i j के बराबर है। इन तीनों जगह में i और j बराबर होते हैं। इन तीनों के अलावा बाकी सारी जगहों पे i j के बराबर नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई विकर्ण के अलावा सारे अवयव तो शून्य हो गए, तो विकर्ण को क्या करना है? तो यहां पास विकर्ण की कोई बात नहीं हुई। विकर्ण सभी जीरो भी हो सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण की वैल्यू कुछ भी हो, विकर्ण के अलावा सारे अवयव शून्य होने चाहिए, तो हम उसको विकर्ण आव्यूह बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में ऐसा आता है कि मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है 4 क्रॉस 4 का है, इसके सारे एलिमेंट शून्य है, सारे एलिमेंट शून्य है, मतलब विकर्ण भी शून्य है, तो क्या ये एक विकर्ण आव्यूह होगा? तो बिल्कुल ये एक विकर्ण आव्यूह है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। विकर्ण क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है बात। तो ये एक बिल्कुल विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन देखिए आप बुक्स से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विकर्ण आव्यूह के बाद एक महत्वपूर्ण आव्यूह आता है अदिश आव्यूह। जैसा कि मैंने बताया कि यहां के बाद सारे एलिमेंट आव्यूह जो है वो स्क्वायर होंगे ना, इसको हम बोलते हैं स्केलर आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक वर्ग आव्यूह होता है, सबसे सिंपल सी बात पहले। साथ में ये विकर्ण आव्यूह भी होता है। विकर्ण आव्यूह होता है, इसका मतलब क्या? विकर्ण आव्यूह होने का मतलब कि भाई विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो इसमें विशेषता क्या? विकर्ण आव्यूह से ये अलग कैसे? तो यहां क्या बोला जाता है कि विकर्ण जो है मतलब आई जे की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, जहां आई बराबर है जे के। आई बराबर है जे के का मतलब भाई यदि मैं एक मैट्रिक्स लूं 3x3 की, ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये स्क्वायर हो गई। अब वो बोला है विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट को जीरो कर दो, लो भाई हमने ये जीरो भी कर दिया। अब वो यहां पास विकर्ण के बारे में बोल रहा है कि विकर्ण में सेम संख्या होनी चाहिए। मतलब अगर एक जगह 2 है तो 2 ही 2 रहे, 8 है तो 8 है 8 रहे, 3 है तो 3 है 3 रहे। ठीक है, मतलब विकर्ण में सारी संख्याएं सेम होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है बात, तो इसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। यहां पास एक और सवाल है, क्या ये जो हमारा आव्यूह है शून्य आव्यूह ये वाला, तो क्या ये भी अदिश आव्यूह कहलाएगा? तो बिल्कुल, ये आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी है और ये आव्यूह अदिश आव्यूह भी है। क्यों है? क्योंकि भाई देखो विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, बिल्कुल जीरो है। विकर्ण में सेम एलिमेंट है, बिल्कुल सेम एलिमेंट है। जीरो एक एलिमेंट होता है ना, तो जीरो सब में है, तो ये एक विकर्ण आव्यूह है, ये एक अदिश आव्यूह है। ठीक है बात। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण आव्यूह आता है और वो हमारे लिए बहुत काम का आव्यूह है, उसको हम बोलते हैं मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, ठीक है। तत्समक आव्यूह क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है तत्समक आव्यूह? मान के चलिए सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए आई जे एम क्रॉस एम। दूसरा विकर्ण आव्यूह भी है। विकर्ण आव्यूह मतलब कि विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट शून्य है। साथ में ये एक अदिश आव्यूह भी है। अदिश आव्यूह मतलब डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। बस एक चीज यहां बात ये है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए, बस। जैसे मैं अगर 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाऊं तो इसके डायगोनल में आप 1 1 1 रख दो और सारे एलिमेंट्स को 0 कर दो, तो ये आपकी क्या बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, क्या बन गई? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। क्या कहती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? डायगोनल में आपको 1 1 1 रखना है, डायगोनल हमेशा 1 रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। तो अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो ये एक प्रकार की स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है। ये एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं। और ये एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही क्योंकि ऑर्डर कैसा 3x3 का 4x4 का। ठीक है बात। अब यहां पास एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा एक स्टैंडर्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं I3 से, क्योंकि ये 3x3 की है इसलिए इसको हमने I3 बोला। अगर मुझे I2 बोलना होगा तो 2x2 की एक मैट्रिक्स बना देंगे जिसमें डायगोनल 1 होगा, बाकी अदर एलिमेंट 0 होंगे। अगर मैंने I1 बोला है तो I1 में तो चूंकि एक ही एलिमेंट होता है तो वो 1 होगा क्योंकि वो डायगोनल का एलिमेंट होगा। I4 होगा तो 4x4 की एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है बात। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे टाइप जो है वो समझ में आ गए होंगे। शुरुआत के जो 4 टाइप देखे हमने वो ऑर्डर से रिलेटेड थे। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, आयताकार आव्यूह जिसमें
नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, और वर्ग ऑफ व्यू जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में बराबर हो। उसके बाद हमने अवयव 4 प्रकार के पढ़े, जिसमें हमने अवयवों को देखा। अगर हमारे पास किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है लेकिन सारे एलिमेंट 0 है तो उसको हम शून्य अवयव कहेंगे। एक हमारे पास वर्ग अवयव है जिसके डायगोनल को छोड़ के, विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट शून्य है तो उसको हम विकर्ण अवयव कहेंगे। उसी के आगे पड़ा एक हमारे पास वर्ग अवयव है जो कि विकर्ण अवयव भी है लेकिन उसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स है, 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, तो उसको हम अदिश अवयव बोलेंगे। फिर इसी का हमने लास्ट में पढ़ा तत्समक अवयव कि भाई एक वर्ग अवयव है जो कि विकर्ण भी है अदिश भी है लेकिन डायगोनल में सेम संख्या जो है वो 1 1 1 1 1 है तो उसको हम तत्समक अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अवयवों की समानता। ये लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद कल करेंगे हम अवयवों की समानता। क्या होती है अवयवों की समानता? मान लेते हैं 2 अवयव हैं, एक ए है, AIJ टाइप का है, और दूसरा है B जिसके सभी एलिमेंट BIJ टाइप के हैं। ठीक है, तो A B समान कहलाएंगे, समान कहलाएंगे, मतलब A बराबर B के होगा यदि 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, दोनों अवयवों की कोटियां समान हो, दोनों अवयवों की कोटियां समान हो। ठीक है, दोनों अवयवों की कोटियां समान हो मतलब अगर ये 2/3 का है तो दूसरा वाला भी 2/3 का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दोनों अवयवों के संगत अवयव समान हो, संगत अवयव समान हो। ठीक है, संगत अवयव समान हो मतलब AIJ जो है वो BIJ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक 2/3 की मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, A दिया हुआ है 2/3 का, तो एक एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये एक है। B कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें B11, B12, B13, B21, B22, B23 है। चूंकि मैंने A 2/3 के लिया था, अगर मेरे को B के बराबर दिखाना है तो B को भी 2/3 का ही लेना पड़ेगा। तो A और B बराबर होंगे, A और B बराबर होंगे यदि A11 B11 के बराबर हो, A12 B12 के बराबर हो, A13 B13 के बराबर हो। सिमिलरली A21 B21 के बराबर हो, A22 B22 के बराबर हो, और A23 जो है वो B23 के बराबर हो। अगर ऐसा होता है प्रत्येक एलिमेंट के लिए तो हम A को B के बराबर बोल देंगे। अब मान के चलिए हमारे पास 10 एलिमेंट है लेकिन उनमें से कोई 9 एलिमेंट्स सेम है लेकिन एक एलिमेंट भी यदि नहीं मैच खा रहा है तो हम वो 2 मैट्रिक्स को बराबर नहीं बोलेंगे। ठीक है बात? तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाते हैं? जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, संगत अवयव जो है वो भी समान हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमको प्रश्नावली 3.1 में दिए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतना सारा सभी कुछ क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।